नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 और यूनिट 5 अंतिम आज ये हमारा लेसन है, क्लास है, जिसमें हम सामाजिक आंदोलन के अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं, सिद्धांत और प्रमुख जो सामाजिक आंदोलन है जैसे दलित आंदोलन है, पिछड़ी जाति के आंदोलन है, किसान, मजदूर, पर्यावरण और महिला आंदोलन है, उन पे चर्चा करेंगे जो हमारी कक्षा 12 के इस लेसन में दिए हुए हैं। उन पे कुछ चीजें मैंने अपनी तरफ से ऐड की है ताकि और ज्यादा बेनिफिट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मिल सके। तो सामाजिक आंदोलन क्या होता है? आंदोलन को लेकर या क्रांति को लेकर हमारे मन में कुछ अलग प्रकार के विचार आते हैं। आंदोलन से हम समझते हैं कि किसी प्रकार की मारपीट या किसी प्रकार की सशस्त्र विद्रोह, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। आंदोलन एक परिवर्तन की प्रक्रिया है और किस प्रकार इसमें परिवर्तन होते हैं उन पे हम अभी चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी संडे को हर हॉलीडे होता है, रविवार को अवकाश रहता है। 8 घंटे कार्य के निर्धारित किए गए, तो क्या हमेशा से ऐसा होता था? ऐसा नहीं हुआ। इन सब के लिए आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर ये चीजें आई है। अगर आंदोलन नहीं करते तो शायद संडे को भी अवकाश नहीं होता और जो कार्य करने के घंटे हैं वो 8 नहीं होते, ज्यादा होते। इसी प्रकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसके लिए भी एक लंबा आंदोलन हमें करना पड़ा था, फिर जाकर महिलाओं को जो ये अधिकार मिला था। तो आंदोलन क्यों होते हैं उससे पहले हम चर्चा करें कि आंदोलन किसे कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा है, MS राव के द्वारा दी गई है। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है। ध्यान से देखना, यहां बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। नंबर 1 क्या है? सामूहिक प्रक्रिया है, यानी जब हम आंदोलन की बात करते हैं या सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अकेला व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता। इसके लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है? सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना है। सामाजिक आंदोलन क्यों किए जाते हैं? सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? परिवर्तन लाना या परिवर्तन को रोकना, और ये किसी ना किसी विचारिकी पर आधारित होते हैं। इनके पीछे ना कोई विचार होता है, थॉट होता है कि हमें परिवर्तन लाना है, क्यों लाना है, समानता का होता है, स्वतंत्रता का होता है, और बहुत सारी कुछ अप्रोच हो सकती है। गेल ओमलेट ने कहा, इनकी पुस्तक है री इन्वेस्टिंग रिवॉल्यूशन में कहा कि सामाजिक विषमता अथवा संसाधनों का असमान वितरण सामाजिक आंदोलन के आवश्यक तत्व है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक विषमता या संसाधनों का असमान वितरण ही आंदोलन को जन्म देता है। चाहे जितने भी आंदोलन को हम देखेंगे, महिला आंदोलन को देखेंगे, दलित आंदोलन को देखेंगे, जनजाति आंदोलन को देखो, किसान आंदोलन को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक विषमता को लेकर होते हैं। तो सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं देखें तो परिभाषा में ही विशेषताएं छिपी हुई होती है। अब थोड़ा सा यहां नोट करने वाली बात होती है कि जैसे कोई घटना घटित होती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया और लोग उसके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और वो मांग करने लगे कि जो भी एक्सीडेंट के लिए उत्तरदायी है उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करो। तो इस प्रकार लोग अचानक से विरोध करते हैं और जैसे ही वो गिरफ्तारी हो जाती है, मामला है वो हल हो जाता है, लोग शांत होते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन क्या है? तो नंबर 1, आंदोलन में निरंतरता होती है। क्या होती है? निरंतरता होती है। आंदोलन सामूहिक होते हैं और ये राज्य से, विशेष तौर से राज्य या जो भी सत्ता में जो वर्ग होता है या उच्च वर्ग होता है उसके खिलाफ होते हैं। तो ये निरंतर होते हैं और सामूहिक होते हैं। दूसरी विशेषता है कि इनका उद्देश्य परिवर्तन लाना होता है। जो भी वर्तमान व्यवस्था है
उस व्यवस्था को बदलना, उसमें परिवर्तन लाना इनका उद्देश्य होता है। लेकिन कभी कभी आंदोलन में जो नए परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को रोकना भी या उनके विरुद्ध भी आंदोलन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रति आंदोलन। क्या हो जाता है? प्रति आंदोलन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, मुझे ईयर याद नहीं है। एक 2 अप्रैल की घटना है, 2 अप्रैल की घटना है और एक 10 अप्रैल की घटना है। ये 2 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो पदोन्नति है, जहां तक मुझे याद आ रहा है यही था कि उसको समाप्त किया जाए, उसमें आरक्षण की व्यवस्था को भंग किया जाए। तो क्या हुआ कि 2 अप्रैल के दिन उस डिसीजन के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन हुआ, लोगों ने आक्रोश किया और उसी के 8 दिन बाद में कुछ लोगों ने कहा कि यह है जो परिवर्तन लाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो डिसीजन दिया है ये बिल्कुल सही है, उसके समर्थन में दिया। तो इस प्रकार से परिवर्तन को लाने के लिए, रोकने के लिए सामाजिक आंदोलन है वो होते हैं। आंदोलन के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोग मिलकर आंदोलन करते हैं और उनका नेता जरूर होता है। बगैर नेता के आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए एक होता है, जैसे हमने अन्ना हजारे आंदोलन देखा, जेपी आंदोलन देखा था 1975 के लगभग। अभी पंजाब से शुरू हुआ था किसान आंदोलन, उत्तर भारत के लोगों ने देखा। तो कोई भी आंदोलन होता है उसका कोई ना कोई संगठन होता है और उसका नेतृत्व करने वाला होता है और वो योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को चलाते हैं। विरोध का प्रचार और विरोध करने के माध्यम, तो उस आंदोलन के जो उद्देश्य होते हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े। और विरोध करने के तरीके होते हैं, किस तरीके से विरोध करते हैं, गांधीवादी तरीके से विरोध करते हैं या हिंसक तरीके से विरोध करते हैं। तो हिंसक जो तरीके होते हैं उनमें आंदोलन लंबा नहीं चलता है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं तो वो आंदोलन लंबा चलता है और सरकार को बातें भी माननी पड़ती है। और जैसे ही हिंसक हो जाता है तो वो आंदोलन बिखर जाता है। इसलिए गांधी जी अहिंसा पे सबसे ज्यादा बल देते थे। आंदोलन नियोजित होते हैं यानी पूर्व से निर्धारित होते हैं, अचानक आकस्मिक नहीं होते और जानबूझ कर किया गया प्रयास है आंदोलन। अब बात करें कि आंदोलन से सामाजिक परिवर्तन होता है, तो सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन में क्या संबंध है या दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों में एक कारण सामाजिक आंदोलन भी है। तो सामाजिक परिवर्तन है वो निरंतर चलते हैं। आंदोलन जब उनकी पूर्ति हो जाती है, मांग मान ली जाती है, तो वो समाप्त हो जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन पूर्व नियोजित नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं पर ज्यादा संभावना ये रहती है कि पहले से पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, पूर्व नियोजित नहीं होते हैं। वो तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और धीरे धीरे परिवर्तन है वो होते रहते हैं। उसको हम कई बार नोट भी नहीं कर सकते, वो तो सालों बाद में पता चलता है कि ये परिवर्तन हो चुके होते हैं। और आंदोलन होते हैं उनके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है, परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाते हैं। सामाजिक आंदोलन है वो निश्चित उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं और जो सामाजिक परिवर्तन है उसके कई कारण हो सकते हैं, कई परिणामों से मिलकर सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। पूर्व निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। सामाजिक आंदोलन से सामाजिक परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक आंदोलन हो। ये लास्ट लाइन हम इसको समाप्त कर सकते हैं। अब आगे है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। सिद्धांत यानी कारण, कार्य कारण, कार्य कारण संबंधों को खोजना सिद्धांत का कार्य है। तो कार्य है सामाजिक आंदोलन, तो उसके कारण क्या है? तो इसको लेकर कई थियरी है, कई सिद्धांत दिए हुए हैं। तो पहला सिद्धांत है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई वर्ग
आंदोलन क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने आप को कुछ ना कुछ मामलों में वंचित महसूस करेगा, जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जैसे महिलाओं ने आंदोलन किया समानता के लिए, क्योंकि वो पुरुषों के मुकाबले वंचित महसूस कर रही है। किसान आंदोलन हुआ क्योंकि उनको सही भाव, सही रेट नहीं मिल रहा था फसलों को। अनुसूचित जाति के आंदोलन हुए क्योंकि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा। तो पहला सिद्धांत है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं स्टाउफर, और इनकी पुस्तक है द अमेरिकन सोल्जर्स। उसमें कहीं ना कहीं इसकी नींव थी, वो रखी थी। मर्टन ने भी इसकी बाद में चर्चा है वो की है। यानी सामाजिक आंदोलन कब महसूस होते हैं? जब कोई समूह अपने से आसपास के समूहों में खराब स्थिति में अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को वंचित महसूस करता है, और उस वंचना को पूरा करने के लिए वो आंदोलन करता है। एक है विवेकी सिद्धांत। विवेकी सिद्धांत दिया है ओल्सन ने, मनकर ओल्सन ने। इनकी पुस्तक थी द लॉजिक ऑफ द कलेक्टिव एक्शन, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। इसमें कहता है कि ये विवेक व्यक्ति की विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आंदोलन में शामिल होता है या नहीं होता है। तो इनके अनुसार आंदोलन तभी होते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि जोखिम कम है, लाभ अधिक है। क्योंकि जब आंदोलन करते हैं, हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं, तो एक व्यक्ति की पहचान चली जाती है, तो उसका जोखिम कम हो जाता है, और लाभ मिलेगा तो वो उसको लाभ भी मिलेगा। यानी व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और अपने विवेक के जरिए वो आंदोलन में भाग लेता है। संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत, ये सिद्धांत मैकार्डी एवं जेल्ड ने दिया था, और ओल्सन का जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी कि ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि जब लोगों के पास संसाधन होते हैं आंदोलन करने के लिए, नेतृत्व होता है, संगठन होता है, संचार जैसे साधन उपलब्ध होते हैं, तब आंदोलन होते हैं। वरना सापेक्षिक वंचन तो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं, लेकिन सभी आंदोलन नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। आगे है सामाजिक आंदोलन के प्रकार। तो सामाजिक आंदोलन के मुख्य रूप से 3 प्रकार यहां बताए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी या परिवर्तनकारी, किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए। तो ये आंदोलन वे होते हैं जिनका उद्देश्य है अपने जो भी उस समूह के लोग हैं उनमें व्यक्तिगत चेतना लाना। क्या करना? व्यक्तिगत चेतना लाना। जैसे कि केरल के अंदर इजहावा समुदाय के अंदर नारायण गुरु के नेतृत्व में सामाजिक प्रथाएं, जो कुप्रथाएं थी, उनको बदला, उनमें रूपांतरण लाने के लिए आंदोलन है वो हुए थे। सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन होते हैं जो किसी व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, कर्मिक सुधार लाना चाहते हैं, धीमे गति से सुधार लाना चाहते हैं। अगर अचानक से लाना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी हो जाएगा, वो क्रांतिकारी हो जाएगा। तो एक निश्चित तरीके से निश्चित चरणों में आंदोलन को चलाना, ताकि कुछ चीजों को, व्यवस्थाओं में सुधार है वो लाया जा सके। जैसे कि सूचना के अधिकार अधिनियम है, तो इसमें प्रशासन के अंदर सुधार लाने के उद्देश्य से ये किए गए थे, लंबे समय तक चला, फिर उनकी बात को वो माना गया। तीसरा प्रकार बताया गया है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। तो एक ऐसे आंदोलन जो एक ही दिन में अचानक से ही व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं? आमूलचूल, अचानक परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन जब होते हैं और मूवमेंट होते हैं, उसको हम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। जैसे कि 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई, 1917 को बोलेस्विक क्रांति हुई, 1789 को हुई। इसी प्रकार से भारत के अंदर भी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुई थी। तो जब क्रांति हुई तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, फिर ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया। तो इस प्रकार से आंदोलन 3-4 प्रकार के, लेकिन कभी भी आंदोलन एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकता है। कोई सुधारवादी आंदोलन चल रहा है और अचानक से हिंसक हो जाता है और
तुरंत ही किसी चीज की मांग करने लग जाता है तो वो क्रांतिकारी आंदोलन में बदल जाता है। तो आंदोलन का विभाजन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एक आंदोलन को केवल एक ही श्रेणी में रखेंगे। एक आंदोलन सुधारवादी भी हो सकता है और क्रांतिकारी भी हो सकता है। एक विभाजन और है, प्रकार दिया गया है नए और पुराने सामाजिक आंदोलन का। नए और पुराने सामाजिक आंदोलन में विभाजन। तो जो आंदोलन वर्ग आधारित होते हैं, जो आंदोलन किसी एक वर्ग से संबंधित होते हैं, जैसे मजदूर एक वर्ग हो गया, कृषक एक वर्ग हो गया, तो इस प्रकार के आंदोलन है वो पुराने आंदोलन माने जाते हैं। और जो आंदोलन वर्ग आधारित नहीं होते हैं, सामूहिक होते हैं, उन्हें नए आंदोलन कहा जाता है। जैसे कि पर्यावरणवादी आंदोलन है, महिला आंदोलन है। अब महिला में सभी वर्गों की महिलाएं शामिल होती है, निम्न वर्ग की भी, उच्च वर्ग की, मध्यम वर्ग की, सारी की सारी। लेकिन हम मजदूरों की बात करते हैं, मजदूर तो एक ही कैटेगरी के हैं। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। राजनीतिक दबाव या कोई ना कोई, जैसे मजदूरों के जो आंदोलन होते हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं। किसान है, किसान भी अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, संगठनों से जुड़े होते हैं, या कोई भी होगा तो वो राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। जबकि जो नए सामाजिक आंदोलन है वो राजनीतिक दलों के दबाव में काम नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य बहुत ज्यादा होता है, वो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए से किए जाते हैं। जैसे मानवाधिकार है, महिला आंदोलन है, पर्यावरणवादी आंदोलन है। पुराने जो सामाजिक आंदोलन है उनका दायरा सीमित होता है, क्योंकि वो एक क्षेत्र या एक वर्ग विशेष की डिमांड के लिए किए जाते हैं। और नए सामाजिक आंदोलन का दायरा विस्तृत होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। आगे है पारिस्थितिकीय आंदोलन, एनवायरमेंट मूवमेंट। एनवायरमेंट के लिए आंदोलन होते हैं। ये पहले तो पुराने प्रकार के जो आंदोलन थे वो एक वर्ग विशेष से संबंधित थे, सामूहिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल के जो आंदोलन हैं वो सभी के लिए है और लोग जागरूक हो रहे हैं। और इनमें से पहला नाम आता है पर्यावरणीय आंदोलन। तो आज हम सबको पता है कि पर्यावरण की क्या दशा हो गई है। अगर पर्यावरण को बचाया नहीं गया तो ये पृथ्वी रहने लायक भी नहीं बचेगी। तो इस पृथ्वी को बचाने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उन्हें पर्यावरणीय आंदोलन या पारिस्थितिकीय आंदोलन कहा जाता है। जैसे चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जंगल बचाओ आंदोलन है, इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन हैं। तो आधुनिक समय में विकास पे अत्यधिक बल दिया गया है, अनियंत्रित तरीके से विकास किया गया है, तो इससे पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंच रही है। पर्यावरण प्रदूषण अपने भयंकर रूप में जा चुका है। इस वजह से जो समुद्र के तटों के किनारे रहते हैं उनके डूबने का खतरा हो गया है। जो बेचारे खुलेआम रहते हैं उनके अनेक प्रकार के श्वास संबंधी बीमारी, स्किन संबंधी बीमारी उत्पन्न हो गई है। तो इसको बचाने के लिए जो आंदोलन होते हैं वो पर्यावरणीय आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। और इन सब में पहला नाम है चिपको आंदोलन का। एक मेरी पूरी की पूरी क्लास है जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर्यावरणीय आंदोलन, एनवायरमेंटल मूवमेंट, उसमें जितने सामाजिक आंदोलन हैं उन सब पे मैंने चर्चा की है, लाइव क्लास थी वो। तो यहाँ एनसीईआरटी में तो केवल चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया है, तो केवल चिपको आंदोलन के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हिमालय क्षेत्र से शुरू हुआ था, उत्तराखंड से। 1970 के दशक में यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा, क्योंकि ये +2 लेवल का ही है। बीए और एमए लेवल का या और लेवल का है तो वो मैं अलग से क्लास करवा चुका हूँ। आंदोलन पे ये एक क्लास है और मैंने आंदोलन पे 5 क्लास में पहले ही करवा चुका हूँ। सामाजिक आंदोलन चाहे वो जनजाति आंदोलन है, अनुसूचित जाति के आंदोलन है, किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, पर्यावरणीय आंदोलन है, महिलावादी आंदोलन है, इन पे 5 क्लासें मैं अलग से ले चुका हूँ। तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर, हिमालय क्षेत्र के अंदर भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे
सैकड़ों किलोमीटर तक भूमि है वो डूब गई थी और हजारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे बहकर चले गए थे। घर लोगों के बहा बह गए थे। मवेशी, हजारों की संख्या में मवेशी है वो यानी पशु थे वो भी बाढ़ के साथ जाते रहे। तो ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए भयंकर त्रासदी थी और इसके लिए है वो पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी माना गया था। किसको उत्तरदायी माना गया था? कि पेड़ों की कटाई के कारण अभी भी हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर ही जो टनल बनाई जा रही थी वहां पे भूस्खलन हुआ और ऐसा कहा गया कि वो भूस्खलन उसी टनल बनाने की वजह से हुआ। यानी विकास की अंधी दौड़ के अंदर हम जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसको बर्बाद कर रहे हैं और फिर एनवायरनमेंट हमें बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ अत्यधिक कटाई की गई थी पेड़ों की। और चमोली जिले के दसोली गांव में जब इस बाढ़ के बाद में सरकार ने गांव वालों के विरोध के बावजूद पेड़ों की कटाई का ठेका दे दिया और जब ठेकेदार के लोग वहां पेड़ों की कटाई करने के लिए पहुंचे तो दसोली ग्राम एक सभा है उसके अंदर गोरा देवी महिला के नेतृत्व में गांव की अन्य महिलाएं पेड़ों से जाके चिपक गई और कहा कि पेड़ों से पहले हमें काटो। तो इस वक्त चिपकने की वजह से उसको क्या बोलते हैं? चिपको आंदोलन कहा जाता है। अंत में उनको सरकार को उन महिलाओं की बात माननी पड़ी और वो आदेश वापस लिया गया और स्वयं इंदिरा गांधी जी को भी कहना पड़ा कि हमसे ये गलती हुई है। 1976 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने उसके लिए विशेष प्रयास है वो और समर्थन इसका आंदोलन का किया था। इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। इससे पहले चिपको आंदोलन की जो थीम थी वो 1863 के अंदर राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई महिला थी और 363 महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई थी। उनको वहीं पेड़ों के साथ ही काट दिया गया था। उनसे हुआ था। और कन्नड़ में चिपको को बोलते हैं एपिको। क्या बोलते हैं? एपिको। तो एपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था और तीनों के तीनों ये चिपको आंदोलन से ही संबंधित है। रामचंद्र गुहा ने इनकी पुस्तक है अनक्वाइटेड गुड्स में कहा था कि चिपको आंदोलन के अंदर मुख्य रूप से जो ओक और रोहोड्रेड्रोन के पेड़ थे उनको बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। आगे है वर्ग आधारित आंदोलन, यानी जो प्राचीन आंदोलन है उससे संबंधित है ये, लेकिन ये नए आंदोलन में भी अलग स्वरूप में आ चुके हैं। तो वर्ग आधारित आंदोलन को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक किसान या कृषक आंदोलन और एक कामगार वर्ग या श्रमिक आंदोलन। तो पहले कृषक आंदोलन की बात करें तो कृषक की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें कृषक आंदोलन कहा जाता है। और ये सब भारत की जो कृषक वर्ग संरचना है वो है, यहाँ पे जमींदारों के पास तो हजारों एकड़ भूमि होती है और जो कुछ लोग होते हैं उनके पास एक बिल्कुल भी भूमि नहीं होता है। और भूमि पे स्वामित्व को लेकर या टैक्स बहुत ज्यादा था, इन बातों को लेकर कृषक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इनका उद्देश्य यही था कि कृषकों को शोषण से बचाया जाए, उनको पर्याप्त मजदूरी दी जाए, उनकी जो फसल होती है उनका पर्याप्त मूल्य दिया जाए। इन कारणों से कृषक आंदोलन हुए थे। आजादी से पहले कृषक आंदोलन थे उनका भू स्वामित्व को लेकर हुआ था और प्लस में लगान की दरों को कम करने के लिए हुआ था। तो कृषक आंदोलन की बात करें तो औपनिवेशिक काल के अंदर 1857 में दक्कन विद्रोह हुआ था। 1859 से 62 में नील की खेती के विरुद्ध संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद में देखें तो 1917-18 में चंपारण बिहार के अंदर आंदोलन हुआ था। 1928 के अंदर गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में
जहाँ सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी, आंदोलन हुए थे। तो ये आंदोलन हुए थे, प्रारंभिक आंदोलन रहे हैं। फिर संगठित आंदोलन का दौर आता है 1920 से 1940 के दशक के बीच में। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के तौर पे संगठन का निर्माण हुआ था, और 1936 के अंदर ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन का निर्माण हुआ था। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो स्वामी सहजानंद माने जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ के बाद में संगठित तौर पे किसानों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए गए थे। तो ये तो पहले की बात थी। ये 20वीं सदी के प्रारंभ में थे, जब भारत को आजादी मिल रही थी। उसी दौरान 1946-47 के अंदर दो आंदोलन हुए थे। कितने आंदोलन हुए थे? दो आंदोलन हुए थे। एक तो था पश्चिम बंगाल का तीभागा आंदोलन 1946-47 के अंदर। तीभागा यानी जो साझेदारी खेती करते हैं, बंटाईदार पे खेती करते हैं, 2/3 भाग भूपतियों को मिलता था, तो उसके विरोध में हुआ था। और एक 1946 से 51 तक आंदोलन चला था, तेलंगाना आंदोलन। हैदराबाद रियासत उस समय थी, और जैसे ही हैदराबाद रियासत समाप्त हुई, आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो ये आजादी के समय आंदोलन चले थे। आजादी के बाद जो किसान आंदोलन हुए थे, उनके मुद्दे थे वो बदल चुके थे। तो आजादी के तुरंत बाद एक आंदोलन चला था नक्सली आंदोलन, नक्सलवाड़ी। पश्चिम बंगाल और बिहार में ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मार्च 1967 में कानू सान्याल इनके नेता थे। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ था, इसलिए इसको नक्सल या नक्सली आंदोलन कहते हैं, जो आज भी जारी है, जो आज भी जारी है। इसको, ये सशस्त्र विद्रोह है। ये क्या है? सशस्त्र है, यानी माओवाद में विश्वास रखता है। किस में विश्वास करता है? माओवाद में, यानी हथियारों के दम पे परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये सिलीगुड़ी उपमंडल है, वहां पे गुरिल्ला भूप जो पद्धति है, युद्ध पद्धति है, उसके जरिए पहले तो जो भूस्वामी थे उनकी जमीन पे कब्जा किया गया। उनके जो रिकॉर्ड थे जमीनों के वो जला दिए गए, और जमींदारों को मृत्यु दंड देने की घोषणा की गई थी। इसका वर्णन है वो सुमंता बनर्जी की पुस्तक है नक्सलबारी एंड द लेफ्ट मूवमेंट। ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। इसके बाद अगर हम आंदोलन की बात करें, नक्सलबाड़ी आंदोलन के बाद की बात करें, तो अभी जो नए किसान आंदोलन है वो मुख्य रूप से पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में प्रारंभ होते हैं, और यूपी। ये 3-4 राज्य हैं जहां पे नए किसान आंदोलन होते हैं। इनकी शुरुआत है वो 1970 के दशक में हुई थी, और ये कृषक के स्थान पे किसान, कृषक और किसान में थोड़ा सा अंतर है, इसको लेकर हमें समझना पड़ता है। कृषक वो होता है जो काश्तकार होता है, खुद जमीन पे खेती करता है, और किसान वो होता है जो बड़े तौर पे खेती करता है। वो खुद के लिए खेती नहीं करता है, बल्कि अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए खेती करता है। तो यहाँ पे लागत बढ़ गई और जो उपज है उनका मूल्य कम मिलता है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा एनएसपी को लेकर है, किसको? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। इसको लेकर ये आंदोलन है वो किए जाते हैं, और इसके लिए अलग अलग प्रकार के तरीके हैं वो भी अपनाए जाते हैं। तो ये किसान आंदोलन है। अब हम बात करें श्रमिक आंदोलन या कामगर मजदूरों के जो आंदोलन है उनकी अगर हम बात करें, तो भारत में मजदूर जो आंदोलन है उसका संबंध औद्योगिकरण से, किससे है? औद्योगिकरण से है। लगभग 1960 के दशक में भारत के अंदर उद्योगों की स्थापना होना शुरू हो गई थी, और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक काल था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए और कम से कम मजदूरी देते थे मजदूरों को, जो उद्योग स्थापित हुए थे। तो इस प्रकार से मजदूरी बहुत सस्ती थी,
तो मालिकों के शोषण से बचाने के लिए कामगार वर्ग के आंदोलन है वो प्रारंभ हुए थे। तो इनका एक ही उद्देश्य होता था कि मजदूरी में वृद्धि की जाए। बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, तो अहमदाबाद की कपड़ा मिल के अंदर कहा कि 50% बढ़ोतरी है वो की जानी चाहिए। और बाद में धीरे धीरे मजदूर संघ भी बने थे। पहला जो मजदूर संघ था वो बना था 1918 में। वीपी वाडिया ने इसकी स्थापना की थी। किन्होंने की थी? वीपी वाडिया ने। महात्मा गांधी जी ने भी अहमदाबाद के अंदर टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1918 के अंदर ही। 1920 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना है वो की थी। ये बड़ा संगठन था, पहला बड़ा संगठन था जो अखिल भारतीय स्तर पे था। पहले वाडिया वाला संगठन था वो मुंबई में था, और गांधी जी वाला अहमदाबाद तक ही या बंबई तक ही सीमित था। आगे है, और इसमें सुधार के लिए 1922 में जब ये आंदोलन हुए तो कारखाना अधिनियम बनाया गया। तो इसमें पहले 12 घंटे काम करवाया जाता था, 14 घंटे काम करवाया जाता था, वो घंटे वो 10 कर दिए गए। कितने घंटे कर दिए गए? कि 10 घंटे से अधिक कार्य है वो नहीं लिया जाएगा। और मजदूर संघ अधिनियम बनाया गया था 1926 में। इससे पहले मजदूरों को जो संगठन थे उनको पंजीकृत करने की व्यवस्था नहीं थी। तो ये पहले के आंदोलन थे। आजादी के बाद भी कुछ आंदोलन हुए, कोई बड़े व्यापक आंदोलन नहीं हुए हैं भारत के अंदर। मजदूर संघों के छोटे छोटे स्तर पे, फैक्ट्री लेवल पे ही हुए हैं। जातीय आधारित आंदोलन की बात करें तो जातीय आधारित आंदोलन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक दलित आंदोलन, एक और पिछड़े वर्ग आंदोलन। तो दलित आंदोलन का संबंध गरीब या दलित व्यक्तियों से है। मुख्य रूप से इनको उत्पीड़क के तौर पे देखा जाता है, और इनकी जो मांग थी वो समानता, आत्मसम्मान और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हुई थी। इसे स्पर्श के लिए, अस्पृश्यता एक छुआछूत की जो भावना, जो भी परंपरा रही थी, प्रथा थी, उसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, और इसे स्पर्श के लिए संघर्ष है वो कहा जाता है। इसकी शुरुआत वैसे ज्योतिबा फुले जी द्वारा की गई थी, और भीमराव अंबेडकर ने इसको और व्यापक स्तर पे ले जाने का कार्य किया था। तो ये आंदोलन हुए थे जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर चमारों का आंदोलन, जिसे सतनामी आंदोलन कहा जाता है। पंजाब के अंदर आदि धर्म आंदोलन हुआ था। महाराष्ट्र में अंबेडकर जी के नेतृत्व में महार आंदोलन हुआ था। दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी कई आंदोलन हुए थे। ये सब दलित आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। तो ज्योतिबा फुले द्वारा 1893 में सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया। ईवी रामास्वामी नायरकर, पेरियार के नाम से जिनको हम जानते हैं, 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चला। श्री नारायण गुरु, जिन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन संस्थान की स्थापना की थी, इन्होंने एक नारा दिया था, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर को लेकर। ये केरल के अंदर सुधार आंदोलन चला था। तमिलनाडु के अंदर मदार आंदोलन है, पल्ली आंदोलन है। 1920 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बाबा गोपाल मावलकर के नेतृत्व में आंदोलन हुए थे। गांधी जी ने 1932 के अंदर हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन है वो किया गया था। आगे पिछड़े वर्ग आंदोलन। तो पिछड़े वर्ग आंदोलन भारत के अंदर बस मंडल आयोग की मांग को लेकर ही हुए थे या उसके विरोध में हुए थे। ज्यादा आंदोलन है वो पिछड़े वर्गों के हुए नहीं है, और ये भी ज्यादातर राजनीतिक रूप से, क्योंकि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन है वो अलग अलग जनजातियों के हिसाब से क्षेत्र वाइज हुए हैं, और ज्यादातर जो आंदोलन हुए हैं वो जनजातीय बेल्ट बोलते हैं। छोटा नागपुर पठार है और झारखंड का भाग है, उसे क्या बोलते हैं? जनजातीय बेल्ट। तो इसमें इनकी मांगे थी वो दो प्रकार की रहती थी। एक तो इनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था,
पहले अंग्रेजों के द्वारा और बाद में भारत में आजाद भारत में भी विकास के नाम पे जमीनों का अधिग्रहण है वो किया जाता रहा और जो भी वन उत्पाद थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये दोनों ही जंगल की भूमि और वन उत्पाद ही जनजातियों की आजीविका के साधन रहे हैं। तो इनके लिए आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन पे मैं एक अलग क्लास लगा चुका हूं, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी लेटेस्ट के अंदर 2000 के अंदर बिहार से झारखंड राज्य को अलग बनाया गया था और इसके जो प्रेरणा स्रोत थे वो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के ही जन्म अवसर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाया जाता है। ये बिहार से अलग बनाया गया था दक्षिण भाग में, क्योंकि झारखंड के अंदर भारत के सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, लेकिन विकास के मामले में ये पिछड़ा हुआ था, क्योंकि जब एकीकृत बिहार था तो इसकी जो इनकम होती थी वो बिहार के अन्य भागों में लगा दी जाती थी। तो इसके विरोध में ये अलग राज्य के लिए आंदोलन चला था और बाद में उनकी बात को मानना भी पड़ा। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें जो जनजातीय आंदोलन होते हैं वो अलग मांग के लिए, वो उनकी संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन है, वो उनकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए आंदोलन है, वो किए गए। अभी भी मणिपुर में चल रहा है तो उसमें भी मणिपुर की जो नागा जनजाति और कुकी जनजाति है, कुकी जनजाति है वो मेतेई जो समुदाय है उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी स्वायत्तता को लेकर है, उनकी संस्कृति को लेकर है, उनकी एथनिसिटी को लेकर है। तो ये मुख्य मांग है वो पूर्वोत्तर के जो आंदोलन है उनकी है। अब हम बात करें महिला आंदोलन की, तो महिला आंदोलन है वो पुरुषों के समान अधिकारों की मांग को लेकर ही ज्यादातर किए जाते हैं, या फिर महिलाओं के खिलाफ जो अन्यायपूर्ण, असमानता पर आधारित, भेदभाव पर आधारित प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध होना, पर्दा प्रथा, इनके खिलाफ ये आंदोलन किए गए हैं। और इसके लिए ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि भारत में महिला आंदोलन का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है, दुनिया में तो रहा है लेकिन भारत के अंदर कोई संगठित या बहुत बड़ा महिला आंदोलन नहीं हुआ है। 1971 के अंदर विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1926 के अंदर ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। 1927 के अंदर नेशनल काउंसिलिंग फॉर विमेंस इन इंडिया, ये प्रमुख महिला संगठन रहे और इनके नेतृत्व में आंदोलन चले थे। वैसे जो भी किसान आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन है, सैन्य आयोग आंदोलन है, आजादी का आंदोलन, उनमें महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन उनको हम पृथक महिला आंदोलन की श्रेणी में नहीं रख सकते। भारत के अंदर जो महिला आंदोलन है, जो नए जो आंदोलन है, उसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसे महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा दौर कहा जाता है। और ये नए प्रकार के आंदोलन हैं जो उनकी स्वायत्तता को और उनके अधिकारों के लिए चलाए गए हैं। ये अधिकार थे जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था, तो बिना अग्रवाल ने काफी कुछ इन पे लिखा है महिला अधिकारों पर। दहेज निरोध अधिनियम के लिए आंदोलन है वो चलाए गए थे। समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए आंदोलन हुए थे और राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात को लेकर ये आंदोलन हुए थे। तो ये सामाजिक आंदोलन के नए मुद्दे हैं जिनको लेकर आंदोलन हुए और काफी कुछ हद तक सफलता भी मिली है। नागरिक अधिकार आंदोलन ये अमेरिका में चला था 1950 और 60 के दशक में। जो अश्वेत लोग थे उनको समान अधिकार नहीं थे, तो वो उन्होंने समान अधिकारों की मांग को लेकर ये आंदोलन चलाया था, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। इसी प्रकार का कुछ आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में भी चला था रंग भेद की नीति के खिलाफ। अब हम बात करें प्रमुख पुस्तकों पे जो कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है और हम सोचते हैं कि ये पुस्तकें कहाँ से पूछी गई है। तो एलिना सेन है, ये पुस्तक नहीं है, एक लेख है, विमेन्स
पॉलिटिक्स इन इंडिया 2004 में। मैत्रेयी चौधरी की पुस्तक है फेमिनिज्म इन इंडिया 2004 में। ये एक लेख है जो इस पुस्तक में आया था, जिसकी संपादक है मैत्रेयी चौधरी। घनश्याम शाह दलित आइडेंटिटी इन पॉलिटिक्स 2001 के अंदर मैत्रेयी चौधरी की पुस्तक है द इंडियन वीमेंस मूवमेंट 1993। सरित भौमी की पुस्तक है द वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया 2004 के अंदर। टी.के. ओमेन की पुस्तक है नेशन सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट 2004। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब एनसीईआरटी का हमारा पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और शायद ये अब कई दिन तक मैं क्लास नहीं लगा पाऊंगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।